नमस्ते दोस्तों, लर्न एंड सक्सीड विद मोहित मिश्रा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस ऐसे की दूसरी मास्टर क्लास के अंदर बॉडी ऑफ द ऐसे के बारे में बात करने वाले हैं। सैमुअल जॉनसन ने कहा था, व्हाट इज रिटन विदाउट एफर्ट इज रेड विदाउट प्लेजर। जब तक आपका एफर्ट नहीं लग रहा ना, कॉन्शियस एफर्ट नहीं लग रहा किसी चीज को लिखने में, तब तक आपको मजा नहीं आना। जो बॉडी ऑफ द ऐसे होता है वो बेसिकली आपके आइडियाज का एक्सपोजिशन होता है। टू इंपॉर्टेंट वर्ड्स आर ऑर्गेनाइजेशन एंड आइडियाज। मतलब ऑर्गेनाइज होना चाहिए और उसमें आपके आइडियाज होने चाहिए। हर आइडिया पहले आइडिया से कनेक्टेड होना चाहिए और इट शुड बी सपोर्टेड बाय डिवाइसेस। मतलब नेकेड नहीं होना चाहिए आइडिया को हमेशा किसी न किसी एग्जाम्पल से अपन को सपोर्ट करना है, जैसे डिस्क्रिप्शन, कंपैरिजन, एक्सपोजिशन, नरेशन, कॉन्ट्रास्ट, एग्जाम्पल, कॉज एंड इफेक्ट एंड सो ऑन। आइडिया नेकेड नहीं होना चाहिए। मैंने इसमें भी वेरिएशन होना चाहिए। पहले एग्जाम्पल लिख दिया, फिर उसका फैक्ट लिख दिया, फिर फैक्ट लिख दिया, फिर एग्जाम्पल लिख दिया। सोचना चाहिए हर पैराग्राफ से पहले। लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक होना चाहिए। बॉडी डिवाइडेड होना चाहिए पैराग्राफ में। एक आइडिया एक पैराग्राफ में होना चाहिए। पैराग्राफ शॉर्ट होने चाहिए। आइडिया और सब आइडिया जिसको एक सेपरेट एग्जाम्पल होना चाहिए वो भी सेपरेट पैरा में होना चाहिए। और आपको वेरिएशन यूज करना पड़ेगा पैराग्राफ लिखने से पहले, कभी लॉन्ग कभी शॉर्ट, डिफरेंट करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न के बारे में आप अपने ऐसे के सोच लीजिए। शुरुआत में सोच लेना चाहिए कि स्पेशल ऑर्डर होगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा, एक एक सब्जेक्ट उठा के करूंगा, नरेशन करूंगा, पॉइंट बाय पॉइंट एग्जाम्पल करूंगा कि क्या करूंगा। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट एंड पॉइंट बाय पॉइंट आर सबसे ज्यादा कॉन्ट्रास्ट एंड कंपैरिजन में यूज होते हैं। आप दूसरा कैटेगराइज कर सकते हो चीजों को, आप हायरार्की यूज कर सकते हो। ए पॉइंट, उसके नीचे बी पॉइंट, फिर उसके नीचे सी पॉइंट, जैसा कि मैंने पहले यहां पे बता के रखा हुआ है। कॉज एंड इफेक्ट यूज कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट से लिस्ट इंपॉर्टेंस यूज करते हो। डिडक्शन एंड इंडक्शन यूज कर सकते हो। डिडक्शन क्या होता है, जिसमें आप जनरल से डिटेल्स पे जाते हैं और इंडक्शन में आप एग्जाम्पल से पर्टिकुलर से जनरल में जाते हैं। अब हमने जैसा कि देख लिया ऑर्गेनाइजेशन और आइडिया सबसे इंपॉर्टेंट है, तो हर आइडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आपके असर्शन में प्ले करता है। तो आपको जब एक आइडिया दिया है तो आपको ये सोचना है कि इस आइडिया को मैं कैसे हैमर करूंगा पैराग्राफ के अंदर। मतलब मैं ये एग्जाम्पल दूंगा, मैं ये बात बोलूंगा और इसको मैं इस तरीके से बोलूंगा। ये थोड़ा सा सोचना जरूरी है, अदरवाइज कभी भी पैराग्राफ अच्छे से निकलकर सामने नहीं आने वाला। आमतौर पर लोग उसको आधा अधूरा छोड़ देते हैं। हर पैराग्राफ एक आइडिया होना चाहिए और उस आइडिया को आपको डेवलप करना चाहिए। आइडिया नेकेड नहीं होना चाहिए। उसके अंदर एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल, नरेशन, एक्सपोजिशन, कहानी, मतलब किसी न किसी प्रकार से आर्गुमेंटेशन, किसी न किसी प्रकार से आपको अपने आइडिया को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है। हर पैराग्राफ लिखने से पहले ध्यान से सोचिए कि इसमें आप क्या कहने वाले हैं। सोचना बहुत जरूरी है। अब एक मैं आपको ट्रिक बताता हूं। जब भी आप कोई अच्छा ऐसे देखेंगे ना, तो उसमें आपको हमेशा कनेक्टर्स एंड ट्रांजिशंस का सीक्वेंस लगेगा। मतलब एक चीज दूसरे से फ्लो कर रही है, दूसरी पहले से फ्लो कर रही है, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो जैसे ये कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। जैसे कौन से एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए इसको कि ये सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं। तो एक लिंक मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, 40 यूजफुल वर्ड्स एंड फ्रेजेस फॉर टॉप नॉच एसेस, ऑक्सफोर्ड रॉयल एकेडमी, ऑक्सफोर्ड रॉयल। तो ये मैंने आपको ओपन कर दिया। अब देखेंगे अगर आप इसको, तो जैसे इन ऑर्डर टू वर्ड यूज करना, इन ऑर्डर टू डू दिस वी शुड डू दैट, इन अदर वर्ड्स, टू पुट इट अदर वे, दैट इज टू से, टू दैट एंड। अब आप कोई भी ना एडिटोरियल उठा लो, कोई भी अच्छा ऐसे उठा लो, उसके अंदर ये जो ट्रांजिशनरी वर्ड्स हैं वो आपको मिलने ही मिलने वाले हैं। तो मैंने बोला मैं आपको सीधे लिंक ही दे देता हूँ जिसको आप याद कर लेंगे, खासतौर पे मेरे जैसे बंदे जिनकी अंग्रेजी थोड़ी सी करत अभ्यास वाली है उनके लिए। मोर ओवर, फर्दर मोर, व्हाट्स मोर, लाइकवाइज, सिमिलरली। इंपॉर्टेंट थिंग है कि इनकी वैरायटी यूज करनी चाहिए, एक ही चीज को बार बार यूज नहीं करना चाहिए। अनदर की थिंग टू रिमेंबर एज वेल एज नॉट ओनली बट ऑल्सो, coupled with firstly, secondly, thirdly, not to mention, to say nothing of contrast. However, on the other hand, having said that, by contrast in comparison, then again, that said, yet, despite this, with this in mind, provided that, in view of, in light of, nonetheless, nevertheless, notwithstanding, for instance, to give an illustration, significantly, notably, importantly, और लास्ट में इन कंक्लूजन, अबव ऑल, परसुएसिव, कंपेलिंग, ऑल थिंग्स कंसिडर्ड। ठीक, आया मजा? उन्हीं का कुछ मैंने यहां पे एग्जांपल दिया। जैसे कनेक्टर्स होते हैं जो नेचुरल होते हैं, एंड, बट, नॉर, येट, फॉर, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, देन, फाइनल, नेक्स्ट, फर्दर मूव, मूव, अगेन, ऑल्सो, सिमिलरली, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, टू इलस्ट्रेट,
ऑन द अदर हैंड नेवरदलेस, कन्वर्सली, इंस्टेड, हाउएवर, इन सब चीज़ों का यूज़ करने से आपके ऐसे के अंदर एक फ्लो आता है। वर्ड लिमिट में रहने की कोशिश करनी चाहिए। अगर 300 वर्ड्स के आसपास का आपका नहीं, उस केस में ऐसे नहीं हो जाता, वो आर्टिकल हो जाता है जिसके अंदर आप इंट्रोडक्शन और बॉडी और कंक्लूजन को आप समझोगे, आपको ऐसे को ऐसे दबा रहे हो तो जैसे सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है ना, वैसे ही मिक्स हो जाता है। तो केवल पहला सेंटेंस ही आपका इंट्रोडक्शन होता है, बाकी चीज़ें मिक्स होकर होती हैं, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप एकदम उसको कर पाओ। क्वेश्चन आपको अगर 1000 वर्ड्स में ऐसे करने के लिए कह रहा है तो एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आप उतने में ही ऐसे लिखेंगे, जिससे ज़्यादा बड़ा या छोटा नहीं होगा। एग्जामिनर के बारे में सोचो, उसकी भी ज़िंदगी है बेचारे कि वो सिर्फ आपकी जो है बातें पढ़ने के लिए वहाँ पर नहीं बैठा हुआ है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि चीज़ों के अंदर आपको डीप, मतलब पहले अगर आपने मेरी क्लास देखी होगी तो उसके अंदर बता चुका हूँ कि आपको चीज़ों के डीप में जाने की कोशिश करनी चाहिए, और आपको अपने जो टॉपिक्स को स्ट्रक्चर में कनेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। और स्ट्रक्चर में कनेक्ट करने के लिए आपको जो ट्रांजिशन फ्रेजेस हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए, एग्जाम्पल का इस्तेमाल करना चाहिए, वेरिएशन लाने की यूज करनी है। अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे तो उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक्टिव, प्रिसाइज एंड डायरेक्ट वर्ड्स को प्रिफरेबली करना चाहिए। ऐसा किया जाता है, नहीं ऐसा किया। ओके अब एक्टिव वॉइस क्या होती है, पैसिव वॉइस क्या होती है, इसके बारे में अगर आपको आइडिया नहीं तो गूगल पे सर्च कर लीजिए। उसको थोड़ा सा एक्टिव सेंटेंसेस को यूज करना ज्यादा जरूरी है। आपको एक्टिव वर्ब्स यूज करने चाहिए। ही वॉज टॉयलिंग, ही वॉज वर्किंग इन द फील्ड, नहीं, ही वॉज टॉयलिंग इन द फील्ड ना। ही वॉज पर्सपायरिंग, ही वॉज पैंटिंग, हिज ब्रेथ वॉज गोइंग अप एंड डाउन, नहीं। तो जैसे ज़्यादा आप ज़्यादा पढ़ते हैं ना, तो आपकी जो वर्ब की वोकेबलरी है वो बढ़ती है। तो जितना ज़्यादा वर्ब को यूज़ करते हैं डायरेक्टली अपने सेंटेंस में एज एन एक्टिव वर्ब, उतना ज़्यादा आपका जो ऐसे है वो स्ट्रांग लगता है पढ़ने में। स्टूडेंट्स कई बार, जैसे मैंने आपको पुराने अपने पिछले क्लास के एसेस में दिखाया भी था, कि वहाँ पे लॉन्ग एंड वाइंडिंग सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं और टफ वर्ड्स यूज़ करते हैं इंटेलिजेंट साउंड करने के लिए। इंटेलिजेंट बंदे को ना दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पता है, दिखा रहे हो ना ज़बरदस्ती अगर, तो पता है कि तुम नहीं हो। ठीक, नोइंग योर मटेरियल वेल एंड एक्सप्रेसिंग द सेम इफेक्टिवली इज द की। अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को वेरी कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं काऊ का ऐसे लिखता हूँ कि अ काऊ हैज़ 4 legs, अ काऊ हैज़ अ टेल, अ काऊ हैज़ 2 horns, अ काऊ गिव्स मिल्क। तो सेम टाइप के सेंटेंसेस को यूज़ करने से वो बोरिंग हो जाता है। शॉर्ट सेंटेंसेस को कंबाइन करने की कोशिश करने से मैं अच्छा लगता है। जैसे इसको अगर मैं इस तरीके से बोलता हूँ कि वाइल अ काऊ हैज़ 4 legs, इट हैज़ ओनली 2 horns, तो इट साउंड्स बेटर गाइज ना, अच्छा लगता है। देखो, दो सेंटेंसेस को मैंने कंबाइन कर दिया, एक सेंटेंस को मैंने इंट्रोडक्शन बना दिया, दूसरे को। तो जब आप कुछ पढ़ रहे हैं तो उस पर सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर ध्यान अगर दोगे ना, तो आपको समझ में आने लग जाएंगी चीजें। इट इज नॉट नेसेसरी द सेंटेंस मस्ट बी सिंपल, इट इज नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी दैट sentences should always be simple, direct and small. They can be complex, but they should be legible and easy to follow ना। जैसे इसका एक तरीका क्या है, ये जो फैन बॉयज होता है ना, for and not but, ये और yet so, for getting the optimum results, comma, a person requires to work hard. So it's a compound sentence, but it's a good sentence. If you want to get good results, comma, you should work hard. ये जो कंजंक्शंस हैं, दे कैन बी यूज टू कंबाइन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, जो कि आमतौर पे सेपरेट सेंटेंसेस में लिखे जा सकते हैं, बट कॉम्बिनेशन करके वेरिएशन आता है आपके उसमें, और पढ़ने में ज़्यादा मजा आता है। लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, बट सिंपलिस्टिक नहीं होनी चाहिए। मतलब ये लगना चाहिए कि पढ़ा लिखा बंदा है, गधा नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा टफ एंड कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का ज़बरदस्ती यूज़ करते हो, और खासतौर पर उन वर्ड्स का जिनका आप आमतौर पर अपने लिखने उसमें यूज़ नहीं करते थे, तो आपका जो है ना अजीब सा लगने लगता है। और बहुत ज़्यादा अगर सिंपल सेंटेंसेस लिखने की कोशिश करते हो, जो हमको बच्चे सिखाते हैं, छोटे सेंटेंस लिखो, सिंपल सेंटेंसेस लिखो, तो उसमें भी ये लगने लगता है कि यार इस बंदे को तो मतलब 8वीं तक की भी अंग्रेजी नहीं आती। इसीलिए थोड़ा बहुत पढ़कर मेहनत करके ना थोड़े से अच्छे सेंटेंसेस को लिखने की कोशिश करना ज़रूरी है। इंट्रोस्पेक्शन करो, अपने बारे में सोचो, पर्सनल क्रेडिबिलिटी देने की कोशिश करो। अपने बारे में नहीं लिख देना वहाँ पे, बट ऐसा लगना चाहिए कि दैट यू डीपली एंड इमोशनली फील अबाउट द टॉपिक, यूज सिंसियरिटी एंड एंथुजियाज्म। तो अगर आपकी भाषा से वो टपक रहा है तो उससे सामने वाला भी प्रभावित होगा ही होगा। वो अगर भावना आपके अंदर है ना, तो सामने वाले को भी दिखेगी। कुछ कॉमन क्वेश्चंस जैसे कि हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स अलाउ है क्या? अब देखो, मुझे इसका ना कहीं कुछ खास आंसर नहीं मिला। मैंने इतना पढ़ाई की, बट मुझको नहीं पता चल पाया कि हेडिंग्स अलाउड है कि नहीं। कहीं पे भी ऐसा कुछ वो नहीं है। हेडिंग्स का फायदा क्या होता है कि एक तो आपको स्ट्रक्चर मिल जाता है, दूसरा अगर एग्जामिनर बोर हो रहा है और उसको लग रहा है कि यार मैं तो कुछ पढ़ूंगा नहीं, तो हेडिंग्स को वो पढ़ के ही उसको समझ में आ जाता है कि ऐसे पढ़ने लायक है।
तो मेरा ये कहना है कि शायद मतलब जहाँ तक मैं समझता हूँ हेडिंग यूज़ कर सकते हैं, बट ये भाई रिस्क आप अपने उस पर लो। मैंने अपने उसमें हेडिंग्स यूज़ की हैं और मुझे अच्छे नंबर भी मिले, बट पता नहीं हेडिंग को बिना इसकी और ज़्यादा मिल सकते नहीं मिल सकते। आई हैड नो आइडिया, बट आई हैड यूज्ड हेडिंग्स इन माय एसेज इन यूपीएससी एंड आई हैड गॉट क्वाइट गुड मार्क्स। तो उसमें हेडिंग्स ऐसी होनी चाहिए जो टॉपिक के बारे में कुछ अच्छे से कहें। दे शुड बी आई कैची, दे शुड बी लाइक दे शुड शो योर टैलेंट, समथिंग लाइक दैट। लैंग्वेज इन स्टाइल बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी के लिए किताब लिख लो इसको पढ़ने की भाई, अगर हो सके तो कोशिश कर लेना। पंक्चुएशन, कनेक्टर्स एंड ट्रांजिशंस का यूज़ करना चाहिए। मैंने आपको एडवांस इंग्लिश ग्रामर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस की और इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर भी बहुत ज़रूरी है और 40 यूजफुल फ्रेसेस फॉर टॉप नॉच एसेस, उसका पहले मैंने आपको लिंक बताया था, पॉज करके उसको देख लो। क्लिशेज एंड ऑफेंसिव लैंग्वेजेस यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। हम अपना घर तो साफ रखते हैं, हम अपना समाज क्यों नहीं साफ रखते, ये क्लिशे है। क्लिशे जो होता है ना, जो मतलब हम टिपिकल अपने चाचा मामाओं से सुनते हैं, जो चीज़ें खट से हमारे दिमाग में आ जाती है, मौसी फूफा उनसे जो सुनते रहते हैं ना, उन चीज़ों को नहीं लिखना चाहिए यार ऐसे में, मतलब बहुत बहुत नुकसान करते हैं। एकदम इंप्रेशन खत्म हो जाता है, एकदम ये क्या लिख रहा है ये बंदा, मतलब इंटेलिजेंस का लेवल खत्म होने लगता है। जैसे करप्शन इज रेप ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहना, एक बंदे ने लिखा था इस ऐसे में, इट इज़ वेरी ऑफेंसिव, रेप इज़ एन ऑफेंसिव वर्ड, इट शुड नॉट बी यूज लाइटली। हमको लगता है कि हम ऐसे उसकी एग्जामिनर के अंदर आत्मा को झकझोर देंगे, एग्जामिनर एकदम शॉक हो जाएगा। वो शॉक नहीं होगा, वो आपको शॉक कर देगा नंबर देख के। तो प्लीज़ ये वाली गलती मत करना। आमतौर पे थंब रूल ये है कि अगर आप किसी बंदे की बहुत इज्जत करते हो, जैसे अपने पापा, दादा, अपने गुरु की, टीचर की, और उसके सामने जो आप बात नहीं कह सकते ना, वो आप ऐसे में भी नहीं कह सकते। अब ये मत बोल देना कि मैं तो अपने पापा से बहुत खुला हुआ हूँ तो मैं उनके सामने कुछ भी बात कर लेता हूँ, नहीं। मतलब ऐसा बंदा सोचो जिसकी आप ऐसी रिस्पेक्ट करते हो, टीचर, प्रिंसिपल, गुरुजी, उनके सामने जो बात नहीं कह सकते ना, पब्लिक में जो बात नहीं कह सकते, एक नॉर्मल इंसान पब्लिक में जो बात नहीं कह सकता, अपने रिस्पेक्टेड बंदे से जो बात नहीं कह सकता, वो आप ऐसे में नहीं कह सकते। अब हम आते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, इस सेकेंड पार्ट ऑफ द ऐसे में, वो है कंक्लूजन। ग्रेट। कंक्लूजन बहुत ही ज्यादा ट्रेमेंडसली इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। कंक्लूजन पहले लिखा जाता है ऐसे में, ये ट्रिक है अच्छे ऐसे इसकी होती है, वो पहले ही कंक्लूजन के बारे में लिख लेते हैं कि कंक्लूजन में उनको क्या लिखना है। ओके, मार्क्स हमेशा कंक्लूजन पढ़ने के इमीडिएटली बाद दिए जाते हैं, तो इसीलिए कंक्लूजन और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जामिनर बोर्ड और पर्टिकुलरली शॉर्ट ऑफ टाइम में तो हो सकता है वो केवल इंट्रो पढ़े और कंक्लूजन पढ़े और आपको नंबर दे दे, और कंक्लूजन जो होता है उसका नाम ही चूंकि कंक्लूजन होता है, तो इसलिए इसको कंक्लूड करना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर ये तो आपने बहुत बड़ी बात बता दी, कंक्लूजन को कंक्लूड करना चाहिए। इसका मतलब ये दोस्तों कि कंक्लूजन में कोई भी नया आइडिया, नया फैक्ट, नए एग्जाम्पल्स नहीं होने चाहिए। मैं आर्टिकल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो 300 वर्ड्स वाले छोटे होते हैं, उसमें आपके पास उतना समय नहीं होता, तो हो सकता है लास्ट लाइन या लास्ट 2 लाइनों को छोड़ के आपको लास्ट के पैरा में भी कुछ कुछ एग्जाम्पल हुआ है, बट नॉर्मली ऐसे में लॉन्गर पीसेस ऑफ राइटिंग में ऐसा नहीं होना चाहिए। नई चीजें कंक्लूजन में नहीं आती, कंक्लूजन को कंक्लूड करना चाहिए, नया चैप्टर नहीं खोल देना है वहां पे, तो कुछ भी नया चालू मत करो। दूसरी बात, कंक्लूजन डेफिनेट एंड कॉन्क्रीट होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। अगर आप अपनी कोटेशन ऐसे को कोटेशन सेंड करें तो उस कोटेशन को या तो कंक्लूजन में डायरेक्टली लिखिए या फिर उसको रेफर कीजिए नीचे, और कंक्लूजन में एक सेंस ऑफ क्लोजर आना चाहिए। दूसरी बात, होपफुल होना चाहिए। दुनिया मरने वाली है, हम में से कोई नहीं बचेगा, इंस्पायर या मोटिवेट करना है, वैसा नहीं लिखना है अपन को ना। हाँ, इंस्पायर या मोटिवेट करना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए। अगर आप रीडर को अपनी प्रेजेंटेशन यू वांट योर रीडर टू गो अंडरस्टैंडिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू, और ऐसा भी जरूरी नहीं कि वो सारी चीजों को लास्ट में समराइज कर दे। समरी नहीं होती है कंक्लूजन कि पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा, लास्ट में समरी कर दी। कंक्लूजन शुड लीव विथ अ फीलिंग। मैं अभी आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल। अभी कंक्लूजन है वो गजल भारद्वाज जी जो आईएएस हैं उनका जो कंक्लूजन है, तो पहला वाला इंट्रोडक्शन पुरानी वाली क्लास का, एक बार नहीं समझ में आ रहा जाओ वीडियो देखो उसको और उसको देखो। अब इसमें होता है कमिंग फुल सर्कल, जिसको हम कहते हैं टॉपिक टेक्निक होती है कंक्लूजन में, जिसमें आप जो पहले कहा गया है उसी को दोबारा रेफर करते हो। ओके, यू गो बैक एंड यू रेफर व्हाट यू हैव स्टार्टेड इन द इंट्रोडक्शन, तो आपका ये कमिंग फुल सर्कल हो जाता है। तो चलो मैं दिखाई देता हूं आप लोगों को, वरना कहोगे कि सर आपने मुझको एक वीडियो दोबारा देखने के लिए कह दिया। वैसे उस वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी इंसान के लिए, बट ठीक है।
ये गजल जी का जो है मैम का इंट्रोडक्शन था टेररिज्म एंड ह्यूमैनिटी के ऊपर. वन डे दे स्टक टू वाइल्ड स्टोन्स फायर दे इन्वेंटेड और डिस्कवर्ड इट मे बी. देन वन डे दे कॉल्ड इट सेक्रेट. टुडे दे नो फायर, अ केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूसिंग स्मोक, warming up the globe, whether with firearms which kids in our cities play with, or those by militants and armies in Mosul or Tikrit. Paradoxically, on this warming up globe, in this world on fire raging red, we are all getting colder with indifference or hatred, and I shiver again another cold night on this warming up globe with every sound of gun. As I imagine myself as a young girl or boy recently taken hostage somewhere in Iraq, the above words repeat in my mind every single night. Already separated from my family, I fear I would be killed, made a sex slave, or put into a training camp. I lament that terrorism is an antithesis of humanity, to be precise, yet it is we humans who have invented it, and I cry that despite knowing this for decades, we are not doing enough to deal with it either as individual or as nations. Okay? अब मैम का जो है कंक्लूजन पढ़ो आप. ये सारी बातें हैं, देखो conclusion पढ़ो. It is said that sometimes questions are more powerful than answers. Indeed, humanity is, देखो connectors, humanity is faced with this very powerful question. Let this young girl or boy captured somewhere in Iraq I talked about in the beginning put it to us, for she still hopes we as humans, the most powerful species on earth, would do something about it. Wow. And I shiver again another cold night on this warming up globe, and with every sound of the gun, mother, I think of the fire you once lit up on my forehead one evening when you drew up on it the sun which fires lives forever and which perishes with this globe and me for this mankind to see. So you want which one? Wow. वैसे भारत चुका conclusion. It is apparent that ample powers are vested in magistrate to check arbitrarily the arrest, police excesses, and to facilitate a more incisive probe into the discovery of truth at various stages of an investigation in not filling the police report. तो भारत यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जो कंक्लूजन में ये बताना चाह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट के पास में ऐसा इनिशिएटिव होता है और उसको यूज़ भी करना चाहिए ताकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फेयरनेस एंड जस्टिस पे बेस्ड हो. ये उनका कुल मिला के कंक्लूजन है. तो उनका की आइडिया कंक्लूजन में आ गया. चेक पॉइंट्स, आपके ऐसे का सब्जेक्ट क्या है, आपके रीडर को कुछ समझ में आएगा कि नहीं आएगा, थीसिस स्टेटमेंट क्या है, कंक्लूजन क्या है, क्या आपने अपने उसका जो है ऑर्डर सोच लिया है, क्या आपने सभी पैराग्राफ्स को क्या आपके सभी पैराग्राफ्स में ट्रांजिशनल फ्रेजेस और वो हैं. अपने कंक्लूजन को सोचो, क्या उसमें क्लोजर है, कोई नई आइडिया तो स्टार्ट नहीं कर रहे हो. ठीक है. अब अगर जब घर पे लिखते हो तो उसमें कोपिंग कट ब्रैकेट करना, उसमें ये सोचना है कि मैं इसमें क्या क्या काट सकता हूँ, बहुत ज़रूरी है. लॉन्ग टर्म हैबिट्स क्या है, वर्क ऑन ग्रामर, मेक अ कॉपी ऑफ फैक्ट्स, कोट्स, वर्ड्स, एक्सप्रेशंस एंड पॉसिबल टॉपिक्स, रीड वेरियस थिंग्स, राइट कॉन्शियसली एटलीस्ट वंस अ वीक, बीइंग अवेयर ऑफ योर ओन राइटिंग, रिव्यू योर एसे एंड कॉपी आफ्टर अ वीक. सिंपल फ्लोइंग लैंग्वेज यूज़ करो बट पावरफुल लैंग्वेज यूज़ करो. सेंटेंसेस में वेरिएशन आने की यूज़ करो. न्यूज़पेपर्स उनको क्लोजली पढ़ो, उनके सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करो. ठीक है दोस्तों. किसी भी और ऐसे बुक को सिर्फ और सिर्फ मित्रों मतलब उसके लिए पढ़ो, जैसे कहते हैं थोड़ी बहुत गाइडलाइन और फैक्ट या कोटेशन के लिए, उसका और कोई मतलब नहीं होता. मेरा वाला जो ऐसे है नहीं कंप्लीट है. रेडीमेड मटेरियल के रन नहीं करना चाहिए कि उससे आपको सोचने का फ़ायदा नहीं होता, उसको सोचने का मौका नहीं मिलता. आपके दिमाग में रॉन्ग कंसेप्ट्स आते हैं, आपको नहीं पता कि कौन बंदा उनको लिख रहा है, वो हो सकता है आपको गलत सलत बता दे. एडिटोरियल में इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू अच्छे हैं. अगर आप कोचिंग के मटेरियल और प्रतियोगिता दर्पण पे भी रिलाई करते हो तो एडिटोरियल कम से कम पढ़ना बहुत ज़रूरी है. लॉन्ग टर्म हैबिट अच्छी है, एक्सीलेंट लैंग्वेज होती है, एक्सीलेंट एनालिसिस होती है. दोस्त देखो, अब मैं कुछ कुछ आप लोगों को उदाहरण देख रहा हूँ ऐसे कि जो मैंने लिखे हुए थे पहले, उनके उदाहरण दे रहा हूँ. इसके कॉपीराइट ऑलरेडी किसी और के पास है तो ये मैं आप लोगों को दे नहीं सकता, पर मैं आपको इसके उदाहरण दे सकता हूँ. पॉज कर करके देख लेना दोस्तों. अब एक निबंध लिखा था रोल ऑफ मॉरल वैल्यू एंड एथिक्स इन अ करप्शन फ्री सोसाइटी. तो इसमें मैं लिख रहा हूँ स्टेटमेंट्स आर ऑफ टू काइंड्स, फैक्चुअल एंड एथिकल. देयर इज हार्डली एनी स्टेटमेंट ऑफ एनी सिग्निफिकेंस टू अस दैट इज नॉट एथिकल. इन एब्सेंस ऑफ अ मॉरल सेंस, sentences like 100 people died and 100 mangoes fell will hold the same value. It is impossible to separate value judgment from human race, thought and existence. Every minute, in every single decision that we take, our inherent sense of right and wrong guides us. This integral
internal compass is not made of magnet but of our thoughts, deeds, acts and habits. It is made of our character. ठीक है, तो ये जो बात मैं बोल रहा हूँ, आप इसमें देख सकते हैं कि मेरा पहला जो टॉपिक है जो कि मैं अपने उसमें इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ वो ये कि मतलब मॉरलिटी हमारे अंदर एकदम इनहेरेंटली लिंक्ड है. अब एमपी में जुडिशियल एक्टिविज्म के लिए मैं लिख रहा हूँ, बट इसमें चूंकि मेरे पास में वर्ड की लिमिट कम है तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हो रहा हूँ, मैं एकदम वो नहीं ले रहा हूँ. Directions by the Apex Court to BCCI to fall in line and accept recommendation of Lodha panel asking Lieutenant Governor and Chief Minister of Delhi to cooperate to fight the menace of dengue, declaring NJAC unconstitutional and restoring the government in Arunachal Pradesh, etc. have again brought to debate the judicial activism to the fore. अब एक टॉपिक है जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ, हरियाणा में 2015 में पूछा गया था. कावर्ड्स डाई मेनी टाइम बिफोर देयर डेथ. ओके, अब मैं कौन मरता है, कैसे मरता है, कहाँ पर मरता है, मैं ये सोच रहा हूँ, हाउ एंड वाई सोच रहा हूँ, इसको आप चाहो तो देख सकते हो. अब मुझे एक गाना याद था, टू ड्रीम द इम्पॉसिबल ड्रीम, टू फाइट द अनबीटेबल फोर, टू बियर विथ अनबियरेबल सॉरो, टू रन वेयर द ब्रेव डेयर नॉट गो, दिस इज माई क्वेस्ट. हरियाणा जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन का एक वाक्य मैं आपको बताता हूँ. जिस क्लास में बैठा था वहाँ पे जो अब्राहम लिंकन की एक पोयम, उनके बच्चे के नाम, वो वहीं पे दीवार में हमारे सामने टंगी हुई थी. तो मैंने खुल के इस पोएम का इस्तेमाल अपने ऐसे में थैंकफुली कर लिया. तो कई बार किस्मत भी आपका साथ दे देती है. तो अब मुझे सोक्रेटिस के बारे में भी पता है, आप जैसे इसको देख सकते हो. तो यहाँ पे मैं चालू कर रहा हूँ अपना ऐसे. टू ड्रीम द इम्पॉसिबल ड्रीम, टू फाइट द अनबीटेबल फोर, टू बियर विथ अनबियरेबल सॉरो, टू गो वेयर द ब्रेव डेयर नॉट गो, दिस इज माई ड्रीम, टू फॉलो दैट स्टार, नो मैटर हाउ होपलेस, नो मैटर हाउ फार. अबाउट 150 किलोमीटर वेस्ट ऑफ दिल्ली, मैं देखो शो नॉट टेल टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लाइज कुरुक्षेत्र वेयर एज पर एपिक महाभारत अभिमन्यु सन ऑफ अर्जुन डाइड वाइल फाइटिंग पांडवास. When he embraced death, he was still in his youth, but it took entire Kaurva army with all its great warriors to contain him. Kauravas were using Chakravyuh, a kind of military formation which was impenetrable. Arjun, the only person who knew how to break this formation, was not available. Interestingly, Abhimanyu, precautious as he was, had learnt how to penetrate Chakravyuh while he was still in the womb. However, he couldn't learn the technique of getting out of it. Going in would have meant sure death, but Abhimanyu preferred to risk his life rather than accepting to live in ignominy. He chose courage over cowardice, valor over timidity. He chose eternal life over eternal death. है कि नहीं awesome? अब मैंने उस एग्जाम्पल से चालू करके फिर करेज के बारे में बताया, फिर अपील टू दिस वर्च्यू के बारे में बताया, फिर स्वामी विवेकानंद के बारे में, फिर सोक्रेटिस का. देखो अब मैं पहले एग्जाम्पल ला दिया, फिर उसके बाद में मैं कंटेंट के बारे में बता रहा हूँ. ठीक है, फिर सत्यमेव जयते. अब उसके बाद में गांधी जी के बारे में. गांधी जी सेड दैट इट इज प्रेफरेबल टू बी वॉयलेंट देन टू बी टिमिड. इफ वी एज एन इंडिविजुअल वांट टू लिव लाइफ टू इट्स फुल, if we want to see our country shine among the greatest nations of the world, if we want the victory of truth and justice, we have no option but to be courageous. We have no alternatives but to accept what is correct and tread that path unfailingly without fear or favor. If we don't want to die every day, we have no option but to raise our voice against injustice. We have no option but to imbibe and express valor in our every thought or deed. अब फिर वर्ल्ड टेररिज्म इन यूएसए, मेरे थीसिस आइडियाज़, मैं अब उनको कैसे अरेंज करूँगा, पॉज कर करके आप चाहो तो इसको देख सकते हो. पर अब देखो मेरा ऐसे चालू हो रहा है. ऐलान कुर्दी वो बंदा था जो कि सीरिया में जब वॉर हो रही थी तो वो लड़का उस समय हिज बॉडी वॉज फाउंड ऑन द शोर एंड हिज वीडियो, उसका जो चेहरा था दैट बिकेम क्वाइट वायरल हो गया. When Aylan Kurdi fell in the sea, he was too young to understand the gravity of the situation. The boat was overcrowded, but as short as the memory of a toddler is, he was not concerned. Though he was hungry and had already cried several times, in this boat filled to brim with refugees, there was little in the name of food. Aylan didn't see, nor did he understand the wave which toppled his boat. All the passengers, including his parents, were shocked till the time their instincts took over, and they all began desperate efforts to swim. Sea was too turbulent to swim. 60 people, including Aylan, his brother and mother, died that day. They were all running from Syria, once their homeland, ruled by a despot, but at least peaceful. Today Syria burns. Its fire have already consumed about 5 lakh. Many more have been crippled, and many others have finally found peace,
in the depths of Mediterranean Ocean. तो जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें मैं शो नॉट टेल टेक्निक का इस्तेमाल करके कर रहा हूं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए यूएसए के बारे में टॉपिक बड़ा ट्रिकी है, बट मैं वहाँ पे लास्ट में, वन कैन ओनली होप दैट फ्यूचर गवर्नमेंट्स ऑफ यूएसए वुड ब्रिंग दीज पॉलिसीज टू देयर लॉजिकल कल्मिनेशन। द वर्ल्ड कैन नॉट सर्वाइव हैविंग जस्ट वन सुपर पावर प्रोवाइडेड द सेम इज, वर्ल्ड कैन सर्वाइव होना चाहिए वहाँ पे, द वर्ल्ड कैन सर्वाइव हैविंग जस्ट वन सुपर पावर प्रोवाइडेड द सेम इज जस्ट, मतलब अगर एक ही सुपर पावर है तो उसको अपने अंदर जस्टिस और बाकी ऐसे कैरेक्टर्स को इम्बाइब करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे मैं हेडिंग्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, डिसरप्टिव इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजीज अ बून और मेन। I still remember the advertisement of Baygon spray on Doordarshan. Almost every household had one of those bulky sprayers which had to be pushed and filled manually. Every once in a while, there was suicides by drinking Baygon. There have been so many things that have changed in the course of my small life. Cathode ray tubes are all but gone. Those brick-shaped mobiles which made us so excited then are a things of past. Bulky vacuum cleaners. तो मैं यहाँ पे फिर से शो नॉट टेल्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। My economics teachers once pointed out that competition rarely kills, it is the innovation that kills. These things that I so fondly remember with a diffused sense of nostalgia were all created and eventually destroyed by the technology. अब देखो, disruption is real, pain is not the complete picture, pain can be lessened, ठीक, ये 3 मेरे हेडिंग्स हैं और वो हेडिंग्स मेरी पैराग्राफ्स के ऊपर हैं और आप देखते हो मैंने हेडिंग्स इस तरीके की बनाई है जो कि मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको दोस्तों कुछ एग्जाम्पल दे दिए, बाकी तो आपकी मेहनत के ऊपर और आपकी ताकत के ऊपर, आपकी इच्छा के ऊपर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी ग्रामर के ऊपर वर्क करेंगे, आप एक ऐसी कॉपी बना लेंगे जिसमें आप फैक्ट्स, कोटेशंस, एक्सप्रेशंस एंड पॉसिबल टॉपिक्स के बारे में लिखते रहेंगे। वो आपकी ना बाद में ऐसे के दिन रिवाइज करने के काम में आती है। आप अपने ऐसे और अपनी कॉपी को लिखने के बाद 1 हफ्ते बाद दोबारा ज़रूर पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे आपको अपनी ना हैसियत का पता चलता है, अपने लेवल का पता चलता है। अपने सेंटेंसेस में वेरिएशन लाने की कोशिश करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी मास्टर क्लास का जो सेकंड पार्ट था वो भी आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अब आपको मेरी इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके मुझे कम से कम कुछ नहीं तो थैंक यू लिखना है, या फिर ये बताना है कि आपको इस मेरे वीडियो से क्या लिखा है और कौन सी बातें आपको समझ में नहीं आई। अगर कुछ ऐसा है जिसको आपको और समझने की जरूरत है तो आप जरूर कमेंट लिख के नीचे बताइए और मैं आपको पक्का विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके डाउट्स का कमेंट में रिप्लाई करके जरूर निवारण करने की कोशिश करूंगा, उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस, हाँ फोड़ दो।